हमारा चांद जो रात के आसमानों में हमें एक छोटा सा लाइट बल्ब जैसा दिखाई देता है, जो हमें रात को प्रकाश देता है, लेकिन ये चांद का जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या थी कहानी कि हमें रात के आसमान में जलता हुआ नेचुरल लाइट बल्ब दिखने को मिला? एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, चांद का पैदा होने का एक हाइपोथेसिस साइंटिस्टों को तब पता चला जब एस्ट्रोनॉट को 1960s में अपोलो मिशन के दौरान अर्थ से चांद पर पहुंचाया गया था। तब जब एस्ट्रोनॉट्स चांद से मिट्टी हमारे अर्थ तक ले आए थे, तो उन मिट्टी को जब हमारे अर्थ के सैंपल के साथ स्टडी किया गया तो एक अजीब किस्म का रिजल्ट हमें देखने को मिला। जब उनमें स्टडी किया गया तो हमें ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हमारे अर्थ के मिट्टी के मिनरल्स पर और चांद के मिट्टी के मिनरल्स पर सेम दिखने को मिले। और मून के जो मिट्टी के सैंपल्स हमें मिले थे, उन सैंपल्स को जब स्टडी किया गया तो एक और चीज़ पता चली कि ये रॉक दिखने में आखिर ऐसे क्यों है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि ये रॉक आखिर दिखने में ऐसे क्यों है। तो साइंटिस्ट को बाद में ये पता चला कि ये रॉक्स आखिर में जलाए गए थे और मिट्टी के सैंपल्स को देखकर ऐसा लगा था कि वो जो हीट उसने प्रोड्यूस किया था, जिसके कारण चांद की मिट्टी दिखने में ऐसा है, ये हीट एक ही चीज़ जनरेट कर सकती है और वो है एक किसी प्लेनेट का टकराना। तो साइंटिस्ट को बाद में ये पता चला कि हमारी अर्थ जब प्रोटोप्लेनेट के स्टेज में थी, जब अर्थ हमारी तैयार हो रही थी, जब अर्थ बन रही थी, उस समय पर एक और प्रोटोप्लेनेट जो कि हमारे मार्स के साइज जितना था, वो प्लेनेट 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से हमारी अर्थ तक आने लगी और एक समय पर उस प्लेनेट ने हमारी अर्थ पर टक्कर मारा था। और उसी टक्कर के कारण जो डेब्रिस, जो रॉक्स, जो मिनरल्स, जो सैंपल्स हमारे अर्थ और उस प्लेनेट के कलिजन के कारण निकले थे, वो रॉक्स और डेब्रिस हमारे अर्थ के अराउंड चारों ओर फैल गए और हमारे अर्थ के अराउंड एक रिंग फॉर्म कर दिया। और इसी रिंग फॉर्मेशन को हम जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो जब हमारे अर्थ के अराउंड एक रिंग पैदा हुआ तो उस रिंग पर ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण, जैसे उस रिंग पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे, बहुत सारे डेब्रिस थे, बहुत सारे रॉक्स थे। डेब्रिस मतलब एक तरीके से एस्ट्रॉइड का ही टुकड़ा कह सकते हो। मतलब डेब्रिस का मतलब होता है कि मान लो एक एस्ट्रॉइड है और किसी दूसरे एस्ट्रॉइड ने उस एस्ट्रॉइड पर टक्कर मारी, तो दूसरे रॉक के टकराने के कारण जो वहाँ पर पार्टिकल्स फैल जाते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल फैल जाते हैं, उसी पार्टिकल्स को हम डेब्रिस कहते हैं साइंस की भाषा में। तो जब उस प्लेनेट का हमारे अर्थ से टक्कर हुआ तो हमारे अर्थ के अराउंड एक रिंग बन गई डेब्रिस और पार्टिकल का, और उसी रिंग पर किसी एस्ट्रॉइड पर ज़्यादा ग्रेविटी था, तो ज़्यादा ग्रेविटी वाले पार्टिकल्स ने कम ग्रेविटी वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और ऐसा ही प्रोसेस बहुत सालों तक चलता रहा और ऐसे ही चलने के दौरान एक समय पर एक बड़ा सा आग का गोला हमारे अर्थ के अराउंड घूमने लगा और वही था चांद। तो जिस प्लेनेट ने हमारे अर्थ पर टक्कर मारी थी, उस प्लेनेट का नाम थिया था और वो एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट था, क्योंकि उसे किसी भी ह्यूमन बीइंग ने आज तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया है। प्लेनेट का नाम ही एक हाइपोथेटिकल है, पर प्लेनेट का जो कोलिजन हुआ था हमारे अर्थ पर, वो एकदम सच बात है, क्योंकि उस प्लेनेट के टकराने के कारण हमारा अर्थ 23.5 डिग्री के एंगल में टिल्ट हो गया, जिसके कारण हमारे अर्थ पर बहुत सारे मौसम आ गए, जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो उस समय पर चांद बहुत गर्म था और वो उस समय पर मोल्टेन स्टेट पे था। तो जब चांद पहले समय पर बना था, तब हमारे अर्थ से बहुत पास था, लगभग 20,000 किलोमीटर पास। लेकिन समय के साथ साथ चांद अर्थ से दूर चला गया ग्रेविटी के कारण, और जो थिया का टकराना था हमारे अर्थ पर, लेकिन यही विनाश एक नई शुरुआत बना। जब हमारी अर्थ पर पानी थी और जब चांद नहीं था, तो उस समय पर हमारी अर्थ पर जो पानी थी, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स से लेकर मिनरल से लेकर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पर जब चांद नहीं था, उस समय पर न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे मिनरल्स थे, वो हमारे अर्थ के पानी के बहुत अंदर रहते थे और पानी के हर जगह पर ये मौजूद नहीं होता था। तो इसके कारण पानी में रहने वाले जो जीव थे, जो प्लांट्स थे, उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती थी और उस समय पर उनका बच पाना लगभग नामुमकिन था। पर जब चांद पैदा हुआ और चांद का पैदा होने के बाद चांद की ग्रेविटी के कारण हमारे अर्थ पर जब पानी के वेव्स बनने लगे, तो उन वेव्स के कारण हमारे अर्थ में जो पानी के डीप वाटर में जो वो मिनरल्स मौजूद थे, वो मिनरल्स वेव्स के उथल पुथल के कारण वो ऊपर आ गए और आज हमारी पृथ्वी के पानी के लगभग हर जगह पर न्यूट्रिएंट्स से लेकर मिनरल्स तक मौजूद है। और इसी कारण पानी के सरफेस पे रहने वाले प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी हो गया, प्लैंकटन हो गया,
उन्हें बचे रहने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी और जो चांद की वजह से उन्हें मिल गया। लेकिन जब चांद नहीं था तो ये न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सिर्फ अर्थ के पानी के डीप पार्ट में ही क्यों थे, पानी के हर जगह क्यों नहीं थे? क्योंकि जो फूड चेन था, जैसे एल्गी को छोटे मछली खाते हैं, छोटी मछली को बड़े मछली खाते हैं, बड़े मछली को व्हेल खाते हैं। तो ये जो फूड चेन था, उस समय पर जब एक जीव मरता था तो उसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते थे और डिकम्पोज के कारण वहाँ से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलने थे, वो अर्थ के डीप पार्ट पे, क्योंकि डिकम्पोज भी अर्थ के डीप पार्ट में हुआ था, इसलिए अर्थ के डीप पार्ट में भी वो मौजूद हो गई। और पानी के ऊपर के पार्ट पर ये डिकम्पोज नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं थे, और अगर थे भी तो बहुत कम अमाउंट में थे। लेकिन पर जब चांद पैदा हुआ तो ये मसला भी उसने हल कर दिया। पर चांद हमारे अर्थ के पानी पर लहरें क्यों वो सृष्टि करती है, क्यों वो लहरें जनरेट करती है? तो इसका कारण है ग्रेविटी के कारण, क्योंकि मून है, मून का भी ग्रेविटी है और अर्थ का भी ग्रेविटी है, और मून हमारे अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसके कारण अट्रैक्शन दोनों में हो रहे हैं। मून भी अर्थ को खींच रही है अपनी तरफ और अर्थ भी मून को खींच रही है। क्योंकि हमारा अर्थ मून से ज़्यादा भारी है तो मून अर्थ को ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर पाता, लेकिन पानी जो अर्थ पर मौजूद है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत लाइट है, वो आसानी से चांद की ग्रेविटी के कारण ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसी कारण हमारे अर्थ पर चांद लहरें सृष्टि करता है, और इसी लहरों की वजह से हमारे पानी पर सभी जगहों पर आज न्यूट्रिएंट्स से लेकर मिनरल मौजूद है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मौजूद है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपवेलिंग साइंस की भाषा में। तो यही थी चांद की जन्म होने की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मैं मज़ेदार नॉलेज आप तक पहुँचाते रहूँ। तो यही थी चांद की कहानी। मिलते हैं किसी दूसरे समय पर।